हर तरह के ताने सुन लिए थे। छोटी थी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन मम्मी के आंसुओं में समझ आ जाता था कि कोई तो ताना मार गया है। उसको मुझे प्रूव करना था कि वो गलत है, और शायद उसके लिए प्रूव करने के लिए मैंने हमेशा स्पोर्ट्स को, आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज़ को अपना मीडियम चुना। Beautiful. And the honor goes to Padma Shri Deepa Malik. So in the end it is all about positivity in your life. जो चीज़ नहीं है उसकी इच्छा रखना, उसके लिए मेहनत करना अच्छा है, लेकिन जो चीज़ है उसके लिए धन्यवाद की भावना रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या किस्सा था when you met कर्नल विक्रम सिंह मलिक, और कैसे आपके तार जुड़े? शर्त मैंने रखी कि बाइक देगा तो शादी करूंगी। Post my second delivery, my backache started, and within 2.5 years of my second child being born, I was diagnosed with tumors again. Commonwealth Village में आने के बाद ये देखा कि पैरा स्पोर्ट्स के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है, और पॉलिसी की डिमांड करनी है तो दिल्ली आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मेरे कहने से, लेकिन जो मैंने उस दिन उनसे कहा वो उनको याद रहा। क्या क्या बातें बोली आपने उनसे? एकदम से देखा, टक 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 पॉलिसीज बनती चली गई। फर्स्ट टाइम डिसेबिलिटी एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, 21 डिसेबिलिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पहली बार हमें एब्जॉर्ब किया गया, और एक प्रोसेस सेट होने लगा, और दिव्यांग शब्द का इजाद हुआ। जब मुझे पद्मश्री मिला और राष्ट्रपति भवन में वो मेरी माताजी से मिले, तो उन्होंने मेरी माताजी को हाथ जोड़कर ये कहा कि धन्यवाद आपका देश को ऐसी बेटी देने के लिए। और जबकि वो बेटी जिसके लिए माँ ने कितने ताने सुने होंगे। एक फोटो याद आती है, मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक दिव्यांग के लिए ये क्या मायने रखता है? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जीडीपी पॉडकास्ट। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, इनको जब जिंदगी ने शक के शॉटपुट फेंके तो इन्होंने जिद की जैवलिन पलट के फेंका। When life gave her a wheelchair, she turned it into a wheelchair, willpower की chair. When life gave her disabilities, she made it into her super ability. It's an absolute honor to welcome Dr. Deepa Malik on the GDP podcast. दीपा जी, वेलकम टू द जीडीपी पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये मैंने देखिए, ये ना इंट्रोडक्शन मैंने लिखी थी। हाँ, मैं काफी स्माइल कर रही थी। ये मेरा इंट्रोडक्शन पहली बार हुआ ऐसे, सो थैंक यू सो मच। मैंने लिखी, और उसके बाद जब मैंने अभी कैमरा में देख के बोला, आई स्टिल हैव गूज बम्प्स बिकॉज थैंक यू जी। आपकी कहानी पता देख के मुझे ऐसा लगा, जब मैं पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने कहा कि एक काम करो, 4-5 जिंदगियां लाओ, उसके जितने चैलेंजेस हैं भर दो उसमें, हाँ अब कुछ तैयार करके इस जिंदगी को लॉन्च करो। अब आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यही कारण है कि जो मेरी ऑटोबायोग्राफी मैंने अभी लिखी है हाल ही में इसी साल, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड 25 years ऑन माई व्हील चेयर। पैरालिसिस को 26 years हुए, लेकिन पहला साल तो बिस्तर पे ही गुजरा, लेकिन पहियों की ताकत जब मुझे मिली, मोबिलिटी जिसे मैं कहती हूँ, या यूं कहूँ कि एक जगह से दूसरी जगह जो कह दिया था जिंदगी थम गई है, सो दैट मूवमेंट व्हेन आई गॉट थ्रू द व्हील्स, द मोबिलिटी दैट आई गॉट, उसको 25 साल पूरे हुए। सो इन द सिल्वर जुबली आई वांटेड टू सेलिब्रेट all the silver linings that I could find in the clouds of adversities, and celebrate the silver medal, which not only changed the course of my life, but it also changed the course of government policies, the awareness for para sports,
स्पेशली फॉर वुमेन इन इंडिया। तो उसका भी जो टाइटल है वो ब्रिंग इट ऑन है, क्योंकि ये तो होना ही है। ले आओ, आन दो, आन दो। तो So- आज क्या करेंगे इस पॉडकास्ट में कि वी विल ट्रेस योर लाइफ, ओके। और उसकी जो खूबसूरत लाइफ लेसन्स हैं उसको समझते चलेंगे। बिल्कुल। तो आई वांट टू स्टार्ट विथ योर अर्ली लाइफ। एट द एज ऑफ 5, Yes. आई एम गिवन टू बिलीव there was a Yes. tumor that was detected. Yes, so it wasn't detected at the age of 5. It took almost 2 years. Acha. So there was a lot of body deterioration, paralysis, no mobility, hospitalization for. So first 5-6 months parents लेके घूमते रहे, father. कौन से शहर की बात थी? It was Papa discovered it when he was posted in Jamnagar, Gujarat. लेकिन फिर इलाज के सिलसिले में वो मुझे दिल्ली भी लाए, वेलूर तक ले गए, अच्छा। बॉम्बे भी ले गए, जी। किसी ने कहा चंडीगढ़ ले जाओ, पीजीआई चंडीगढ़ भी ले गए। तो जो जिसने कहा मुझे वहां ले जाते थे, बट सडनली देयर वाज नो मूवमेंट। एक्सरेज में बहुत ज्यादा आ नहीं रहा किस था। चीज का ट्यूमर था ये? ट्यूमर वॉज फाउंड लेटर। पहले तो बस उसको कई दूसरी चीजों से इलाज चलता रहा, हिट एंड ट्रायल चलता रहा। Spine because- में था या मतलब जी क्या था? बिल्कुल, जो डॉर्सल स्पाइन है, जी। अपर स्पाइन, जी। उसमें। बट फर्स्ट टाइम जब ट्यूमर आया तो स्पाइनल कॉर्ड और बोनी मैटर के बीच में था। अच्छा। तो उसको जब उन्होंने सर्जरी करी एट द एज ऑफ 7 years आई गॉट ऑपरेटेड एंड दे फाउंड द सिस्ट, दे क्लीन द सिस्ट एंड उसके बाद रिहैबिलिटेशन एंड आई वॉकड अगेन। सो दैट टाइम आई कुड वॉक अगेन। ऑलमोस्ट 100% रिकवरी आई गॉट, बिकॉज उसके बाद मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेला स्कूल टाइम में। थोड़ी आप बहुत टॉमबॉय थी? अब तो अगर हम टॉमबॉय बोलेंगे तो ट्रोलिंग हो जाएगी। That's true. But उस Because, समय उस that is- समय जो लड़कियां फुटबॉल खेला करती थी या क्रिकेट बैट उठाया करती थी या मोटरसाइकिल चला लिया करती थी, उन्हें टॉम बॉय कहा जी, जाता था कि absolutely. लड़कों जैसी हरकतें। Yes. अब तो देखिए कॉम्बैट फाइटर प्लेन्स भी लड़कियां उड़ा रही हैं, Absolutely. स्पेस में भी लड़कियां जा रही हैं। सो आई थिंक नाउ दैट वर्ड इज इररेलेवेंट, It's irrelevant. बट डेफिनेटली जब मैं आज से छोटी थी तब तो हाउ वाज योर, आपका नेचर कैसा था? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट दीपा। मेरा नेचर आई थिंक बहुत खुश मिजाज आउटडोर नेचर तो बचपन से रहा है। मेरे को अगर मेरी बचपन की यादें आप सुनो तो मेरे को आई थिंक सबसे ज्यादा ये याद है कि एक छोटा सा कान पकड़ के मुझे घर लाया जाता था शाम के टाइम। एंड इनफैक्ट यही आदत थी जिसने मेरी बीमारी पकड़वा भी दी। बिकॉज अगर आप मेरी बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि पापा जब ऑफिस से शाम को गेम्स के बाद घर आते थे, the only thing he could hear was my mummy shouting, दीपा दीपा कहाँ गई and all. लेकिन एक कुछ दिन जब वो घर आए और ये सिलसिला नहीं चल रहा था, and he just asked, आजकल दीपा नहीं दिखती बाहर. And the neighbor lady commented, oh, she has started behaving like a girl. That's when my father felt clicked कि it कुछ clicked गड़बड़ है. that there is, because this is not our Deepa. Our Deepa is an outdoor Deepa. तो आई थिंक दीपा वो दीपा थी जिसको पेड़ पे भी चढ़ने का शौक था, जिसको खेलने का भी शौक था, और मेरे ख्याल से लड़कों वाले खेल खेलने का ज़्यादा शौक था। थोड़ा सा रेबल भी थी, जिद थी अंदर। हाँ, जिद गलत तरीके की नहीं थी। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें बहुत अवेयरनेस थी कि पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, या एल्डर्स की रिस्पेक्ट में ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो ऐसी ज़िदें नहीं थी जो मतलब आपको एक बैड मैनर्ड या इल मैनर्ड ऐसा बनाए। आई मीन थैंकफुली वैसी जिदें नहीं थी, लेकिन जो जिद थी वो ये थी, एक जिसको मेरे पेरेंट्स ने गलत समझा, जो कि मोटरसाइकिल चलाने का जो शौक़ मुझे चढ़ा, कि मतलब, और मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो पहियों का शौक था। इसलिए मुझे व्हीलचेयर पे बैठ के कोई बुरा सा भी नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी पहियों पे ही बैठी हूँ। क्या बात है। तो बस आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा, और मेरा क्योंकि स्पोर्ट्स लड़कियाँ इतना नहीं खेलती थी, तो अगर मुझे बास्केटबॉल खेलनी है, मुझे वॉलीबॉल खेलना है, मुझे स्क्वॉश खेलना है,
मुझे बाइकिंग करनी है, तो वो सब लड़कों के घेरे में करनी पड़ती थी। तो कई बार कोई 2-4 लोग पापा को भड़का देते थे, अरे लड़कों के साथ घूमती है, ये है, तो भी थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी। बट आप यू स्टक टू दैट। यस, आई स्टक टू दैट, क्योंकि जब मैं दोबारा भी खेलों में आई, मतलब इवन एट द एज ऑफ 36-40, फर्स्ट 5-6 years में अकेली लेडी होती थी जो जाती थी, तो वो महकमा भी लड़कों वाला था। और अगर सामाजिक सोच की बात करूं तो 1-2 लोग ऐसे निकल ही आते हैं जो बचपन में जब टीनेजर थी, जवान थी, तब भी कहते थे लड़कों के साथ खेलती है, जब 2 बच्चों की माँ होकर और बुढ़ापे में विद चेस्ट बिलो पैरालिसिस भी में तो भी कहते थे तो आदमियों के साथ घूमती है। तो ये चलता है, आई गेस आई स्टक टू माय ओरिजिनल सेल्फ। ये बड़ी खूबसूरत क्वालिटी है आप में, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि जब सोसाइटी आप पे उंगली उठाती है या कहती है कि ये यू आर नॉट वॉकिंग द पाथ दैट यू सपोज टू वॉक, तो डाउट आता, सेल्फ डाउट आया, एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट पीस? आई थिंक जब बचपन में मैं बीमार रही और मैं 3-4 साल इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल रही और व्हील चेयर पे स्कूल भी गई 6-7 महीने के लिए, क्रचेस पे भी गई, वॉकर पे भी गई, धीरे धीरे जैसे जैसे लेग की स्ट्रेंथ आने लगी, हर तरह के ताने सुन लिए थे। छोटी थी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन मम्मी के आंसुओं में समझ आ जाता था कि कोई तो ताना मार गया है। तो वो उसको मुझे प्रूव करना था कि वो गलत है। और शायद उसके लिए प्रूव करने के लिए मैंने हमेशा स्पोर्ट्स को, आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज़ को अपना मीडियम चुना। ब्यूटीफुल। तो वो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट वॉज ऑलवेज एन आउटडोर एक्टिविटी, वेदर इट वॉज अ एडवेंचर एक्टिविटी और अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बिकॉज आई वॉज लाइक दैट एंड आई एम ग्लैड आई वॉज लाइक दैट। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर बच्ची को, हर व्यक्ति को खेलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो जो खेलने से और फिजिकल फिटनेस बचपन में एक्सपीरियंस करने से, इट हेल्प्स यू इन योर कैरेक्टर बिल्डिंग, इट हेल्प्स यू इन योर मोटिवेशन लेवल्स, इन योर सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि बचपन में खेले हुए थे तो खेलों का माध्यम हमेशा ही अव्वल भी रहा और उत्तम भी रहा। और पैरालिसिस में मुझे एक ही चीज़ कही गई कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको फिजियो करनी पड़ेगी। टू मी इवन गोइंग टू द फिजियो, ट्राइंग टू डू एक्सरसाइजेज वाज लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट, बिकॉज मेरे अंदर वो खेलते टाइम एक्सरसाइज करने की एक हैबिट थी। उसको अगर मैं ट्रीटमेंट समझ के करती तो वो बर्डन हो जाता, क्योंकि एवरी डे आई हैव टू एक्सरसाइज, every day I have to do my manual and passive relaxation activities to break the spastic paralysis. The day starts with that, the day ends with that. So for me it's a lifestyle. If it was taken as a treatment तो मैं थक गई होती, मैं भी थक गई होती, मैं भी थक गई होती, मेरे चारों तरफ जो केयर गिवर्स हैं वो भी थक गए होते, क्योंकि जिस चीज़ से आप थकते हो तो आप चिड़चिड़ाते हो और जिस चीज़ से आप चिड़चिड़ाते हो तो वहाँ नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं रहता। बहुत खूबसूरत। आई थिंक दीपा वैसी थी। दीपा को ठहाके मार के हंसना अच्छा लगता है, दीपा को लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें करना अच्छा लगता है। आई होप आपका पॉडकास्ट समय पे खत्म हो जाए, क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ। नहीं, आई थिंक शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई है, तो ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपने व्हील्स से प्यार की बात कही जी, फिर एक शख्स आया व्हील्स पे जी, कर्नल साहब आए और उनके साथ आपका एक रिश्ता जुड़ गया। तो वो क्या किस्सा था व्हेन यू मेट कर्नल विक्रम सिंह मलिक, और कैसे आपके तार जुड़े? मैं क्लास 12th के बाद जब छुट्टियां थी तो एक बार मर्फीज लॉ, पापा वाज डूइंग असेसमेंट ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन डिफेंस लैंड, और कोलकाता के जो डॉक्स थे, तब कैलकाटा बोलते थे, तो हेस्टिंग्स के पीछे वहाँ पे डॉक्स हुआ करते थे और बड़ा सुनसान सा एरिया था। अगर कोई शिप लगा है तो उसकी वो भी हाई टाइड के टाइम, अदरवाइज वो बड़ा सुनसान सा रहता। तो वहाँ पे हम लोग बाइकिंग किया करते थे। परफेक्ट जगह थी वो। हाँ, चुपचाप कोने में, कभी तेज किया, कभी स्टंट मारा।
वो एक पार्ट था जो मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं कभी कभी निकल जाती हूँ साइकिल जाके या लूना पे जाके, फिर वहां पे मैंने वहां पे मंजर बदल जाता है। तो वो एक ऐसा एक किस्सा हुआ कि मैं मोटरसाइकिल पे खड़े होके दोनों हाथ ऐसे लाइक बिल्कुल ऐसे करके और ऐसे जा रही हूँ, तो मेरा आई लेवल एक जोंगे में, वो हाई जोंगा हुआ करता था उस टाइम, जोंगा बोलते थे फौजी व्हीकल को. So I'm going like this and my eyes met my father because he was driving the Jonga in a uniform. And I know this face. Anyway, it took me almost 100 meters to control the bike, come down. And then my father came out. First he says, why here? And second, he was more worried that she's in a very lonely area, the only girl among people whom he didn't know. आज मैं एक पेरेंट हूँ और मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मुझे पता है कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी से शायद एंगर आया है, नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट द काइंड कि तुम ये क्यों. तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स था. उस दिन बहुत डांट पड़ी और मुझे गांव भेज दिया गया. अच्छा. कि इसको गांव भेजो, अभी 2-3 महीने रह गए हैं, बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर आवर 12th रिजल्ट्स एंड देन वेटिंग फॉर एडमिशंस इन द कॉलेज. वो इंसिडेंट ऐसा रहा कि पेरेंट्स गॉट वेरी वरिड. And for 2 reasons. A, for my safety. 2, because they did not want me to meet with another accident. कि गिर जाएगी, बचपन में अपाहिज कहलाई गई है, फिर कुछ टूट जाएगा, out of that concern. Absolutely. अब गांव जाने के बाद ये हुआ कि उनकी तरफ से तो मैं गांव चली गई, लेकिन गांव का जो हमारा फार्म था, मेरी बुआ का जो फार्म था जहाँ मुझे भेजा गया था, वहाँ पे कम्युनिटी कुकिंग हुआ करती थी शाम को. मतलब 40-50 लोग इकट्ठे बैठ के आटा गूंथते थे, सब्जी काटते थे, तंदूर लगता था. मेरे लिए तो वो एक इवनिंग पिकनिक जैसा हो गया. आई लव्ड इट. एंड विद इन 2-3 days आई डिस्कवर्ड कि उनके पास डेयरी भी थी और डेयरी में दूध लेने दूध वाले आया करते थे, और बड़ी बड़ी वो उस टाइम की राजदूत बाइक्स पे. तो मुझे वहाँ भी बाइक्स चलाने को मिल गई. वहाँ मैंने ट्रैक्टर जीपे भी चलाना सीख लिया. तो वो भी मैंने रेगिस्तान में, पीछे ही गंग केनाल निकलती थी जिसको इंदिरा गांधी केनाल कहा गया बाद में, तो वो केनाल में जाके स्विमिंग करना भी सीख लिया, ओपन रिवर वाटर में. आप देखिएगा कि वो जो मेरा पनिशमेंट का जो एक दौर, जिसे मैं कहूँ ग्राउंडिंग कहते हैं आज के जमाने में, दैट आई वाज ग्राउंडेड, बट दोस 2 months दे बिकेम, आई थिंक वो ईश्वर ने मुझे शायद उस जगह डाला, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज फ्यूचर में मेरी सॉल्यूशन बन के उभर कर आई. पोस्ट पैरालिसिस, वो सारी एक्टिविटीज ने मुझे जीवन दान दिया. तो आई एम ग्लैड कि पापा ने मुझे वहाँ भेजा और मैंने ऐसे वहाँ पे चीज़ें करी. लेकिन रेबल तो अंदर आ ही गया था कि पेरेंट्स, एंड देन दे पुट मी इन ऑल गर्ल्स कॉलेज टू सोबर मी डाउन, कि अब सोफिया कॉलेज अजमेर में मुझे एडमिशन दिया गया. काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे वहाँ के, ऑल गर्ल्स कॉलेज था. लेकिन preparatory leave में when I came home to my father in a cantonment area, अब बाइक का तो कीड़ा था ही, वो तो छूट नहीं सकता. और मैं अपनी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में भी थी, और उस वक्त अजमेर डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट वुमेन क्रिकेट टीम बनी थी, मैं उसका भी हिस्सा थी, और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं जाने लगी थी. तो आई वॉज, एज इट इज़, लाइक आई सेड, आई यूज टू लव जॉगिंग इन द मॉर्निंग एंड ऑल. मॉर्निंग में मैं अपना वो दौड़ भाग के फिजिकल फिटनेस के लिए जाती थी, एंड देयर आई सॉ दिस यंग ऑफिसर ऑन अ बाइक, वो भी लेटेस्ट जापानीज मॉडल की बाइक. तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा चाबी मांग ही लेती हूँ. चाबी मांग ली, चला ली, चाबी वापस दे दी, और शायद उनको भी कोई ऐसी सी पसंद आ गई. उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे फादर से जाके सैल्यूट ठोक दिया. शर्त मैंने रखी कि बाइक देगा तो शादी करूंगी, एंड हुआ भी. ही गेव मी अ बाइक. सो आई ऑलवेज से माई मैरिज वॉज लव कम अरेंज्ड. लव फॉर बाइक्स गॉट माई मैरिज अरेंज्ड. क्या बात है. सो इट वॉज, और आज भी वो, जब तक वो भी साल के 8-9 हज़ार किलोमीटर क्लॉक नहीं कर लेते बाइक पे, तो वो he's 62 now. Wow. And he still rides his bikes. Brilliant. Yes. Brilliant. You guys get married, then you have a daughter, Devika. Yes. And then Devika also has a very close call.
Absolutely. तो वो बताइए, what was that incident? That incident shook me to the core. I mean, I have never had any anger, remorse, frustration, but I think that's what it is to be a mother, because Devika met with a road accident, जी. and due to the head injury, the left of her body got paralyzed. उसकी क्या एज होगी बेटे She was की? 14 months. अभी नया नया चलना सीखा था. And So painful. yes, and because again I was married to an army officer, we rushed her to the same hospital in Pune Command Hospital. अच्छा. And it was the same officer's family neurological pediatric ward. जब आप गए थे, Gee. It was the same barrack, same everything. And I said, why me and why again? एक वो जो सवाल ईश्वर से आप करते हो. लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी कि दोनों हादसों में लगभग 2 दशक निकल गए थे, लेकिन सोच में कोई बदलाव नहीं आया था. हम 20 साल आगे पहुंच गए थे, हम तरक्की कर रहे थे, टेलीविजन आ रहा था, कंप्यूटर्स आ रहे थे, आउटवर्डली हमने तरक्की कर ली थी. लेकिन दैट reaction to a disability which can be a permanent disability in a girl child. And during that time, I think I fell in love with my parents all over again. I mean, you never grow out of love from your parents. आप नाराज हो सकते हो, आप रेबल हो सकते हो, आप इरिटेट हो सकते हो, लेकिन जो रेवरेंस, जो कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड जो मेरे को मेरे पेरेंट्स के लिए आया कि व्हाट दे मस्ट हैव गॉन थ्रू. सच बात है. तब आपको एहसास होता है when you actually go through that. And that after that I was so close to my, I mean, I cannot imagine how close I became to my parents after that, because my teenagers were tough. Like every teenager. Like everyone. And but Devika का तो डॉक्टर्स ने इतना भी कह दिया था कि she'll be a vegetable child all her life, because there was enough bleeding and swelling around the brain parenchyma due to the dilatation of the ventricles and everything. But again, rehabilitation, aggressive rehabilitation, and तो क्या and I think माइंडसेट था prayers. आपका? वो जिद थी कि नहीं, इसको आई नीड टू पुल हर आउट ऑफ दिस. यस, आई थिंक मेरा और मैं कहती हूँ कि अगर अंदर सी व्हेन यू से आपके अंदर एक रेबल है, वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है. रेबल इज ऑलवेज अबाउट यू नो, बट द रेबल विच आई हैड द एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी. It was to absorb the negativity and to be able to channelize through your hard work and actions in a positive इन अ direction. पॉजिटिव वे, उसकी एक सॉल्यूशन की तरफ निकलो. Solution की तरफ. And for that I will give a lot of credit to my parents for giving me these values, because I think मेरे formative years में parenting अच्छी ही हुई होगी. That's why this, because it's very rare, because जब आप rebel होते हो तो आप कुछ destructive करते हो. बिल्कुल. लेकिन मेरा जब वो आया, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव ही करके निकल के गया. वो डाउट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता था. I think so. I think, and that is something I'm really grateful to Almighty and my parents to give me this ability. क्या बात है. जी. उस दौरान सोशल स्टिग्मा भी आपने बहुत फेस किया. Definitely, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बताइए. So, Devika, people were just not interested in knowing that I had a cyst, I had a tumor. My daughter had an accident. Now, biologically, genetically, the two were not connected. But it was very easy for people to say, माँ की बीमारी बेटी को लग गई. And then 4 years later, I had my second daughter. And the stigma was, oh my God, पहली बेटी तो ठीक नहीं है, दूसरी भी लड़की हो गई. My God. So immediately after the birth of the second child, even when I was facing a backache, because my backache had begun, which was getting confused with the delivery of the second child, कि ठीक है तो हो आपको जाता लगा है उसी की normal वजह से है. होगा. तो but the whole suggestions were कि तीसरा कर लो, क्योंकि मैं कहा तीसरा भी क्यों कर लो, my hands are full, my one child is so small, my elder daughter needs all my attention and time. We have to take her for her physiotherapy, occupational therapy, and there's so much time I have to give to her.
नहीं, लड़का तो होना चाहिए. And today both the girls are engaged to be married, and I have 2 sons. I mean, I mean, if I have to say son, but both the daughters have done so well. They are as good as 2 sons, you know. But yes, और मेरे को जो चीज़ हैरान करती थी वो ये करती थी कि आई एम फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड. आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल्स, आई हैव गॉन टू अ मिशनरी कॉलेज, आई हैव डन इंग्लिश ऑनर्स एज माई सब्जेक्ट. Everybody around me comes from an affluent, educated background, and yet the mentality is this. So stigma to tha. There is no doubt about it. And post my second delivery, my backache started, and within 2.5 years of my second child being born, I was diagnosed with tumors again. And this happened, I think, during the Kargil war, and your husband it was was 1999. Jee. And I still have the date on the MRI. It says 5th May 1999, and 5th May was my daughter's birthday. And honestly, I went to, we were in Jaipur that time, and I went to the hospital, Dulabji Hospital. I went there only for one thing, because uske opposite एक नई शॉप खुली थी, नया मॉल खुला था जिसमें पार्टी पॉपर्स, जो ये चीज़ें नई नई आई थी. अब तो खैर आप ऑनलाइन आप कुछ भी मंगा सकते हो. Absolutely. लेकिन बर्थडे कैप्स एंड वो मैचिंग की बर्थडे ये वो, एंड माहौल ऐसा हो रखा था कारगिल का, थोड़ा बहुत इफेक्ट शुरू हो गया था. लाइटन अप करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं. I said I'll gather all my family members and everybody in the evening. So I said, okay, I'll get the appointment for combine the two. And I went there, I got the MRI done. Within 15 minutes, they told me that it's a very serious case. I know I was dragging my left leg at times to get stiff. धीरे धीरे मेरे को ठंड ज़्यादा लगने लग गई थी. Even in the month of May, I couldn't switch on the air conditioning of the car. और ड्राइविंग के टाइम भी मुझे ब्रेक लगाने में बहुत ज़्यादा, I used to be pushing my left leg with my left hand while putting the brake. Signs were coming up. But to have a birthday party in the evening with a report in your hand, it was a crazy day. And of course, uske baad dheere dheere, then I had to get advanced checkups done, make a few plans. Finally, on 3rd June 1999, I was shifted immediately to Dhaulakua Referral and Research Hospital. It was not that easy. और मन में तब क्या चल रहा था? मन में तो ऑनेस्टली यही चल रहा था कि ठीक है, बचपन में भी तो हुआ था. Yes, it's going to take a while, but I'll walk again. And focus was only about staying alive, because आपको पता ही था कारगिल से रोज एक न्यूज़ आ जाती थी, तो हमें नहीं पता था कि फादर इज गोइंग टू बी रिटर्निंग अलाइव और नॉट. एंड बातचीत भी नहीं हो पा रही होगी. बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट फर्स्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई वो हॉस्पिटल में हुई जब मैं सर्जरी के लिए जा रही थी. तो वो भी एक अलग ही दिन था, बिकॉज हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद व्हेन दे टोल्ड मी द एग्जैक्ट सिचुएशन दैट once we cut the tumor, the infection may spread in the body. और अगर बचा लिया आपको या इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बिना हमने उसको स्कूप कर लिया, सो इट्स ओनली लेटर विल वी नो दैट हाउ एग्रेसिव इज द ट्यूमर, विल इट कीप कमिंग बैक, एंड इफ एट ऑल यू आर अलाइव, दैट मीन्स योर chest below paralysis is going to happen. I didn't believe them. I thought they're just preparing me for the worst. ऐसा करते हैं डॉक्टर्स, आपको पहले बिल्कुल ही. लेकिन I think they knew what they were getting into. In fact, मैं जब मेरी बुक रिलीज हुई और मैंने कर्नल बातिश से बात करी, he is retired and settled in Chandigarh. तो he told me, he says that was my toughest surgery because it was a redo surgery. He was the doctor who performed the surgery. Yes. And he says, thank you for what you have done, because I would have always lived with the guilt
And I had won a beauty contest just 3 months prior to my surgery. When my husband was at the 6 months prior to my surgery. So, I mean, and I was 5'9" and लोग बोलते थे मेरे बड़ी डिम्पल कपाड़िया जैसे बाल अभी भी कोई कहता खूबसूरत था है। कि आप नीतू सिंह और अनीता राज की मिक्स हैं. So मतलब अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिला करते थे. And I was very tall, I mean 5'9" and तो और ज़्यादा बुरा Heartbreaking लगता हो था. जाता है। And especially when you have a child who's just 3 years old and एक डॉटर का फ्यूचर ही नहीं पता, whether her milestones will be achieved, whether her intelligence will be good when she grows up. और इस मोमेंट में भी कभी ऐसा थॉट नहीं है वाई मी, या शायद लाइफ इज नाउ गोइंग टू गेट डार्कर एंड डार्कर, क्योंकि ये एक It नेचुरल was. थॉट्स. Yes. I always say that, and post my surgery there was a complication. They had to redo surgery. Cerebral fluid leaked, slipped into coma. I was in the ICU for a very long time. There were times when you felt that you're going to slip away, and yeah. So that time it used to be okay. At least one of us should be alive. At least. और वो क्या चीज थी जो फिर वापस आपको बाउंस बैक करने की ताकत देती थी? I love life. अब मुझे बेहद प्यार है ज़िंदगी से, और मुझे लगता है कि कहीं पे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, या वो दादी नानी की कहानियाँ कि इतने जन्मों के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है. Beautiful. तो मुझे लगता था कि जितना भी जीने को मिल जाए बढ़िया है. तो कभी इवन टुडे आई लिव एवरी डे. एंड मेरा ये बड़ा फेमस एक कोटेशन है जो मैं हर जगह बोलती हूँ, दैट लाइफ इज द ओनली फेस्टिवल दैट कैन बी सेलिब्रेटेड एवरी डे. वो तारीखों की मोहताज नहीं है जिंदगी. और दूसरी चीज, इट इज नॉट अबाउट लिविंग, इट इज अबाउट बीइंग अलाइव. कुछ तो था. एंड आई थिंक एक माँ होना बहुत बड़ी शक्ति है, बिकॉज उस वक्त मेरा काम पूरा नहीं हुआ था. देविका का तब तक फ्यूचर क्लियर नहीं था कि वेदर शी विल बी गेनिंग हर IQ प्रॉपरली, विल शी गेन हर बैलेंस प्रॉपरली. आई स्टिल हैड वर्क लेफ्ट एज अ मदर फॉर अ चाइल्ड हु वॉज स्ट्रगलिंग विद हर ओन डिसेबिलिटी. उसने ताकत दी, बहुत ताकत दी, बहुत ज़्यादा. ऑपरेशन खत्म हो जाता है जी. और फिर you get to know the news that you won't be It's able to walk again. परमानेंट. या जी. मैं रही 8 महीने RR हॉस्पिटल में, लेकिन दिमाग तो फतूरी था ही. अक्टूबर के आते आते रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक जीप नज़र आई बाहर, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए थे. हिमालयन रैली वैली लिखा हुआ था. बहुत सुंदर सी एक वो डांगरी जिसपे खूब सारे स्टिकर्स थे. एक वो कैप्टन साहब चल के आ रहे थे, और वो फिजियो के लिए आ रहे थे. आई बिलीव उनकी शोल्डर्स वगैरह में वो एग्रेसिव रैली करने से काफ़ी पेन था, तो वो हीट के लिए आए थे. और मैंने उनको देखते ही पूछा, हे दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कांच के दरवाजे से वो दिख रही थी जीप. यस मैम. अभी आप व्हीलचेयर पे हैं? अभी तक तो मैं व्हीलचेयर पे बैठी भी नहीं हूँ. अब आप बेड पे हो अभी आप? मैं सिर्फ बेड रिडन हूँ. मुझे स्ट्रेचर पे ही फिजियो के लिए लाया जाता था, कभी करंट लगाया जाता था, टर्निंग किया जाता था, लंग की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती थी लेटे लेटे. अभी बिठाना भी शुरू नहीं किया था. और वो दिख रहा था सब, ट्यूब्स यूरिन बैग लगा हुआ था, स्टूल का बैग लगा हुआ था, क्योंकि कुछ कंट्रोल ही नहीं था. वो पूरा बेड आता था, वो ICU टाइप बेड मेरा नीचे एक्सरसाइज के लिए. उस पे पड़े पड़े मैं गर्दन घुमा के देख रही हूँ, और मैं उसको कह रही हूँ. तो he was also from the armored corps, so he knew my husband, and everybody had heard of my case. So he knew that it was me, and he says, hello ma'am. And I said, he says, ma'am, this is a Himalayan car rally. I said, very interesting. It's really nice and all. So he says, I said, only army people do this rally. He says, no ma'am, we also have civilian entries. I said, so I can also do this rally. I mean, for that split second, that means जिंदगी में किसी चीज़ का पैशन होना तो गम भुला देता है. मुझे इतना पैशन था गाड़ी चलाने का, मोटरसाइकिल्स चलाने का,
कि जैसे ही पैशन की जब बात होती है, आपके एक हॉबी की बात करती है, जिसको मैं कहती हूँ सोर्सेज ऑफ योर हैप्पीनेस, कोई एक जुनून, कोई एक जिद, कोई एक हुनर या कोई एक पैशन, हॉबी तो हो इंसान की जो कोई भी वक्त हो आपको मुस्कुराने में मजबूर कर दे, और सब गमों को भुला दे। सब गमों को भुला क्या दे। बात। तो उस सेकंड I just forgot that I'm paralyzed. I just asked him and he put his hand on my head and he said, "Ma'am, next life we are going to do it together." This was October 1999. And October 2009, I was doing the Himalayan car rally Wow. with the same officer who was a colonel. The same by now. guy? Yes. I called him at the park for me and I said, "Hey Shakti, come here." He says, "Yes, not next life, this life." 10 साल लगे, लेकिन वही स्टिकर्ड गाड़ी में वही रैली मैंने भी करी। क्या बात है, अमेजिंग। तो फिर ये जो रिकवरी की जर्नी कैसी रही? टेक अस थ्रू दैट। Recovery journey was a mixed bag. Of course, at some point you keep waiting कि आपकी टांगे वापस आ ही जाएंगी, जैसे बचपन में मैं ठीक हो गई थी. But the good part was that I didn't have to motivate or push Devika because it became like something which mother and daughter were doing together. And Ambika would also become a part of it because we both were doing our balancing exercises and Ambika would pass objects to us. So it became a team. It became a team. And because it took another 2 years for my husband to get the posting. And I think on 2 years mein, he was somewhere infected by the stereotype because ये मैंने देखा है कि लोग आपको solutions कम एडवाइस के बहाने से आपको डराते ज़्यादा है, फियर साइकोसिस जिसे कहते हैं, या एक आप किसी को प्यार करते हो या आप किसी की केयर करते हो कि एक बड़ी स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन के हिसाब से मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये भर दिया गया कि फौज छोड़ दो और अब दीपा के साथ रहो, क्योंकि दीपा को आप लिए तो अब नहीं फिर सकते। हर फौज की पोस्टिंग में नया घर मिलता है, एक स्टेशन में आपको 2 घर भी मिलते हैं, पहले छोटा मिलता है, बड़ा मिलता है, अब आप कहाँ लेके फिरोगे। सो इन दैट स्टीरियोटाइप ही लेफ्ट आर्मी, एंड the major reason why I married him was because he was that army officer in uniform. I felt betrayed. I said, "Why did you leave army?" And he took me to the farmhouse where my in-laws were settled. And बाहर से देखो तो खूबसूरत जिंदगी, palatial farmhouse, greenery all around, all fruit trees within the house, सब कुछ organic, घर की गाय, घर का दूध, घर का फ्रूट। बट एक आउटडोर लड़की के लिए जिसको लोगों से मिलना पसंद है, जिसे ट्रैवल करना पसंद है, जिसे घूमना पसंद है, वो सब थम गया। एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड अराउंड मी दैट आई वाज द डिपेंडेंट दीपा who needed to be looked after, and anybody who was taking care of me was becoming a hero. In-laws बहुत अच्छे हैं, इन्होंने दीपा को रखा, वो अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन मेरा रखने का तरीका मतलब कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रूम बना दिया गया है, एक बाथरूम बना दिया गया है, एक मेड है, फिजियोथेरेपी का अरेंजमेंट कर दिया गया है, लेकिन व्हाट अबाउट माई ट्रैवल? What about the fashion? What about the picnics? What about the road trips? What about sitting in a hall whistling and seeing the first day, first show of a movie? Picture देखते हुए popcorn खाना. I mean, I started missing that. And मेरे साथ, because it was a farmhouse, बच्चों की भी कोई नज़दीक में company नहीं थी. And so that was troublesome. So, definition of an individual's perception of care, that is also different. That's why जब हम counseling करते हैं अपनी foundation की तरफ से, we have called it wheeling happiness, जो अब मैं और मेरी daughter जो foundation चलाते हैं,
और व्हीलिंग हैप्पीनेस में वी आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस. Beautiful. We tap on the sources of happiness. What does this person want? हमने मात्र एक रॉट आयरन का स्ट्रक्चर खड़ा करके वेल्ड करके एक रैम्प बना दिया था एक लेडी के गांव के घर में. वो 17 साल से नीचे नहीं उतरी थी. तो वो रैम्प बिकॉज कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर पा रहे थे कि दूसरे ज़मीन के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तो हमने स्टिल्ट्स पे खड़ा करके एक रैम्प बनवा दिया उनके गांव के घर में. और वो व्हील चेयर उनको डोनेट करी. और व्हील चेयर से जब नीचे उतर के वो नुक्कड़ की बाजारी में सब्जी खरीदने लगी, खुद अपने हाथ से भिंडी चुनने लगी, तो वो आंसू भर भर के रोई. Beautiful. और वही शायद उनकी थेरेपी है. वो सबसे बड़ी थेरेपी वही है. Social integration as per your age. See, my in-laws were retired. They were already in their late 60s. I was a 30-year-old girl who was always... So I think I needed more from life rather than an identity of being a dependent Deepa. And of course, Devika ने काफ़ी improvement दिखाई. Intellectually, Devika was the brightest student. God was very kind. Left hand and left leg में उसके spasticity आज तक है. She categorizes as a T37 para athlete. उनको भी हमने sports से introduce कराया. एंड हम पूरे संसार की एक ही माँ बेटी जोड़ी हैं जो एक साथ देश के लिए इंटरनेशनली खेली हैं, एक साथ एक ही कंपटीशन में मेडल्स जीते हैं. क्या बात है. तो या That स्पोर्ट्स. must have been an amazing moment. Yes. Take us through those moments. वो क्या? So basically, I was craving for social integration, and after a while, one thought came to me, and मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हमेशा अपने समय से आगे रही हूँ. बाइक भी चलाई, शायद आज चलाती तो मेरे पे भी वो मूवीज भी बनी है ना लेडी बाइकर्स के ऊपर, और वो इतनी अच्छी इन्फ्लुएंसर्स हो गई हैं. हमारे टाइम में तो ये नहीं होता था, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट. Probably I would have been the first You would lady. have been a viral sensation for sure. कुछ तो कर ही देती है. अभी भी है. तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक होम डिलीवरी काउंटर शुरू किया अपने घर के. वो आपका एंटरप्रेन्योरियल वेंचर. यस, वो भी शायद कहीं ना कहीं आई वाज अहेड ऑफ माय टाइम्स बिकॉज आई सॉ द गैप एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती पे फोकस करने की बजाय. So as a woman sitting on a wheelchair, I can supervise cooking. I know the basic sense of cooking. और मैंने कहा था ना, जो फार्म हाउस पे मैं रह के सीखा था कि एक तंदूर लगा लेते हैं, एक ड्रम का तंदूर बनवा लिया, फिर उसके अंदर हमने कुछ तंदूरी आइटम बनाने शुरू किए, छोटे छोटे टिफ़िन्स पैक करने लगे, कॉम्बिनेशन राजमा चावल, चिकन राइस, या कुछ तंदूरी टिक्का मसाला या समथिंग लाइक दैट, छोटे छोटे मेन्यूज़. एंड जो आर्मी ऑफिसर्स एंड आर्मी जवान जो ट्रेनिंग करते थे, जो अपनी ट्रेनिंग में थक जाते थे या बहुत बिजी रहते थे, दे स्टार्टेड ऑर्डरिंग. वो आपने गैप आइडेंटिफाई कर आई लिया. आइडेंटिफाइड दैट गैप एंड विद द हेल्प ऑफ 2 रिटायर्ड आर्मी कुक्स आई स्टार्टेड दिस स्मॉल लिटिल वेंचर. बिकॉज फार्म हाउस था, उसमें काफ़ी जगह भी थी. उसके एक कोने से शेड सा बना के, एंड देन वन ऑफ देम सेड कि मैम तंदूर से गरम गरम निकलता हुआ खिला दोगे. So my husband's unit officers were also there. So they take that, वो एक family जैसी feeling होती है कि मैम हम वहीं आके खा लें. So 2-3 officers came there, the word spread, and it became a full-fledged garden restaurant. क्या बात. So we used to open only in the evening times. That became a great source of happiness because I had something to look forward to. I could go out, I could meet people, I could organize parties and take orders, catering. And you were now contributing. I was giving back. And the most interesting part was that unfortunately there was one thing which I heard, that the teachers would open my daughter's tiffins to see कि कहीं बिस्किट और मैगी पे तो नहीं पल रहे मेरे बच्चे. वो चोट मुझे लगी थी. आई थिंक वहाँ से भी ये एंटरप्रेन्योरियल
सो फिर एक टाइम ऐसे आने लगा जब क्लास पिकनिक्स होते थे तो पूरी क्लास के टिफिन्स मैं पैक करके भेजती थी. थिंग्स टर्न अराउंड. तो जो भी डाउट मेरे पे डाला गया, किसी ने बोला अरे बेचारी पहियों पे बैठती है, ये तो मोटरसाइकिल जीप के पहिए थे. फिर मैंने कहा ओके, मैं वो पहिए वापस ले आती हूँ. तो किसी ने, अब तो मेरे हस्बैंड ने कहते भाई सोच के बोलो. ये कर देगी कुछ. हाँ, सोच के बोलो. अभी हाल ही में कोई कहता मैम आपने प्लेन उड़ा लिया, वो बोले अरे सोच के रुक बोलो. जा भाई, रुक जा. तो ऐसे है. तो ये जो बाइकिंग वाला जो किस्सा वापस शुरू हुआ, वो भी एक यंग आर्मी ऑफिसर ने ये कुछ बात कही, कुछ कैफे में कोई कॉन्वर्सेशन हुई. एब्सोल्युटली. जो ये मैं यंगर जनरेशन से मिलने लगी, एंड आर्मी के जो हमारे ऑटो ट्रेनिंग के लिए, एंड सो दे वर अ बंच ऑफ यंग ऑफिसर्स. Somebody had done MBA, somebody had done mechanical engineering, and they were all computer savvy. They all had laptops by then, which I had never seen. Laptop was like, oh, ये क्या है? बिल्कुल नई दुनिया हो गई. बिल्कुल नई दुनिया, क्योंकि तब तक मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूलों में अभी कंप्यूटर एजुकेशन आई नहीं थी. So, and these guys used to come in the evening, sit at the cafe and make their projects. वहीं बैठे बैठे डिस्कशन करते रहते थे, गरम गरम खाना खाते रहते थे. So कभी bonfire लग जाती थी, कभी ये. And I started looking at their bikes. I started discussing bikes. I said, मैम आप एक कर्नल की वाइफ ऐसे बाइक्स का डिस्कशन कैसे करें? वो भी इतना हार्डकोर डिटेलिंग में आप जा रही हैं. So then I showed them my old pictures. This is, ma'am, this is great. We've never seen this, because for them also it was a It's little something new. new. So they said, why don't you bike now? And I said, how now? तो वो गूगल सर्च जो करके उन्होंने मुझे कुछ चीजें दिखाई. सो दैट इज वेयर इट ऑल बिगैन. क्या दिखाया उन्होंने? सो दे शोड मी सम मॉडिफाइड कस्टमाइज्ड बाइक्स अब्रॉड, जिसे हम कॉर्ड बाइक भी कहते थे, जो कभी कभार किसी एक आधी पिक्चर में ही हम देखते थे, कोई सैंड ड्यून्स पे चलते हुए एंड ऑल दैट. बट देन व्हेन आई रिसर्च्ड, आई फाउंड दैट इम्पोर्टिंग अ बाइक वाज वेरी एक्सपेंसिव. इट वुड गो इन लैक्स. So I said, why can't these bikes be made in India? And that's where the research began. Wow. Hundreds of emails. Then I learned using the laptop, AppTech, course किया, information technology में अपने आप को educate किया. There was a lot of learning. Learned my body, adapted to the new body, learned how to have a bath, how to change clothes, how to manage a bladder, how to manage stool. Then I learned how to run a restaurant. मैंने कभी नहीं चलाया था. जो वहाँ के बच्चे थे, मेड्स के बच्चे, सोशल एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ अ थिंग स्टार्ट किया. बट इट वॉज इंटरेस्टिंग. फिर वो लोकल डॉक्टर्स आने लगे, लॉयर्स आने लगे, इंजीनियर्स आने लगे. मतलब पूरी एक कम्युनिटी बनना शुरू हो गई. एब्सोल्युटली. वो कहते हैं ना, मैं अकेला चला और कारवां जुड़ता चला गया. तो फिर उसके बाद जो पहली बाइक राइड कैसे आई, फिर वो वहां तक कैसे पहुंचे? उसके बाद ये होने लगा कि मैं घर के काम कराने लगी. अच्छा. कि वाइट वॉश कराना है, अच्छा वो एशियन पेंट वाले लोग आते हैं, उनको बोल देते हैं. अच्छा अभी ये हो गया, अच्छा नोटरी से कोई काम है, अच्छा वो लॉयर को फोन कर दिया. तो आई बिकेम लाइक पूरा दैट बैकअप कॉल सेंटर, बैकअप फॉर एवरी वर्क. सो दिस रेस्टोरेंट ओपन डोर्स फॉर सो मच मोर. बाइक बनाने की जिद जब चढ़ी तो फिर समझ आया CSR है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया. फिर मेरे कुछ क्लासमेट्स, बिकॉज आई वेंट ऑन टू द फेसबुक और तो कुछ पुराने क्लासमेट्स मिले जो कॉर्पोरेट में काम करते थे. फिर उनसे सीखा CSR क्या होता है. फिर वहाँ पे लिखना शुरू किया. लेकिन ऐसा नहीं था कि आज लिखा कल वो काम हो गया. लगे रहे उस पे, लगे रहे. हर चीज में लगना पड़ा. अच्छा, और इसी दौरान हाइड्रोथेरेपी आपकी लाइफ में आई? जी, क्योंकि इतना समय लग रहा था मोटरसाइकिल का, और साथ में ये भी डाउट हुआ कि क्या ये बॉडी मोटरसाइकिल पे बैठ के कोई रिकॉर्ड बना पाएगी, या बॉडी बैलेंस ले पाएंगी, मूवमेंट को सस्टेन करेंगी. सो आई वॉज री इंट्रोड्यूस्ड इनटू रिहैबिलिटेशन, एंड दिस वॉज ऑल्सो सजेस्टेड टू मी बाय अ यंग ऑफिसर who had got paralyzed in the army training.
and I was lucky to meet him, and he suggested that go to Delhi. New equipments have come, which I had never heard of, staying in then Ahmednagar, now Ahilyanagar of Maharashtra. So I came to Delhi, and then I met my physiotherapist Virendra Vikram Singh, Shivjeet sir, and Arun Sondi, and these were the people who gave me a new light into more adaptability, more functionality, more ability in a body which is paralyzed. Till then, I was using a patient wheelchair. I didn't know what was an active wheelchair. I learned about that. When I came to Delhi, I got a glimpse because Arun Sondi was a Paralympian. I did not really put too much focus there because my focus was more on becoming a biker again. But that was the first time I heard. So imagine 7 years later, I heard about para sports. And that too, again, somebody who was already on the information technology, who तो was इतनी already... कम अवेयरनेस थी. इतनी कम awareness थी. And और सबसे पहला स्पोर्ट स्विमिंग था which you took. so फायदा ये हुआ कि जब मेरे को स्विमिंग डिस्कवर हुई and I discovered para sports, I entered as a swimmer. And slowly from 2006 to 2008, I had reached world championship level. Yes. And I started winning medals. And when I started winning national medals with national records, wearing a national tracksuit, I could convince corporates to give me funding to make my bike. तो बाइकिंग का पैशन भी उससे पूरा होने लगा. The biking led to swimming, and swimming led to receiving funding for biking. But despite that, challenges never ended because the policies were not made disabled friendly. And there were a lot of loopholes in the registrations of vehicles, adaptation of modified vehicles. किसी को कुछ पता ही नहीं होता था. There was no system, there was no process. And nobody was interested. Nobody was interested. It was just that I was lucky to find a senior officer in RTO who was a retired army officer recommissioned into RTO. Short service commission. So I think that bonding of camaraderie of defense, that helped, and not the government process as such. कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाता है 2010 में, एशियन पैरा गेम्स भी हो जाते हैं, एंड फिर आप यू गेट इनटू शॉट पुट, you from swimming you get into other fields of other athletic fields. स्विमिंग तो हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे करनी है तो आपको हीटेड स्विमिंग पूल चाहिए. बिल्कुल. आपको उसी एरिया में चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम चाहिए, आपको व्हीलचेयर एक्सेसिबल बाथरूम चाहिए, आपको अटेंडेंट्स चाहिए जो आपकी मदद करा सके आपकी बॉडी को. जब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, और इतनी फैसिलिटी डिमांड करने के बाद फंडिंग नहीं थी, तो माहौल उस वक्त बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं था. तो मुझे हार के स्विमिंग छोड़नी पड़ी. और स्विमिंग छोड़ने का मतलब ये था कि मुझे वापस उसी ज़िंदगी में जाना था. स्पोर्ट्स करने से मुझे बहुत अच्छा भी लगने लगा था, मेरी आइडेंटिटी भी चेंज हो रही थी, मेरी फिटनेस भी आ रही थी. तो मैंने एथलेटिक्स को चुना, और एथलेटिक्स से फिर मुझे बहुत कुछ मिला. मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में आई. कॉमनवेल्थ विलेज में आने के बाद ये देखा कि पैरा स्पोर्ट्स के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है. और उसके बाद ये जो ओलंपियंस थे, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स वाले थे, वो सब अपने अपने कैंप्स में वापस चले गए एशियन गेम्स के लिए, और एशियन पैरा गेम्स के लिए कोई सुनवाई नहीं थी. उसके बाद जनवरी 2011 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप आई, तो हमारी फेडरेशन ही डिफंक्ट पड़ी थी. लेकिन वही जिद का जो था, और फिर मुझे ये समझ आ गया था कि आपको कुछ भी करना है, चाहे वीज़ा लगवाना है, पेपर मूव करवाना है, ब्यूरोक्रेटिक लड़ाई लड़नी है, पॉलिसी की डिमांड करनी है, तो दिल्ली आना पड़ेगा. तो फिर मैं दिल्ली आई. वो भी एक लड़ाई थी, घर से भी लड़ाई थी, क्योंकि वो दिल्ली में जब मैं शिफ्ट हुई अपना रेस्टोरेंट बंद करके, वहाँ पे शायद थोड़ी सी रूह मेरे हस्बैंड की भी काम गई, और गुस्से में उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये कह दिया कि भाई देख लेना, दिल्ली में हमारा कुछ नहीं है, अब यहाँ तुम्हें सब कुछ तो दिया हुआ है. ऐसे दिया हुआ है का क्या मतलब.
उनकी भी बात में चिंता थी जी, कि कहाँ जाएगी, दिल्ली में कहाँ कंसर्न रहेगी। था, इट वॉज मोर आउट ऑफ अफेक्शन एंड Affection and कंसर्न, concern. लेकिन उस वक्त वो बात लग गई। और फिर वही अंदर का जो कीड़ा, कोई रेबल, वो जगह, अच्छा अब मैं खुद जाऊंगी, खुद करूंगी। और मैं जब ये कहती हूँ कि मैं खुद करूंगी, ये मतलब नहीं कि मैंने अकेले कर लिया, जी। क्योंकि मुझे तो गाड़ी में बिठाने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। बिल्कुल। कहने का अर्थ है कि फिर मैंने नए सिरे से सॉल्यूशन फाइंडिंग शुरू करी। यहाँ पे आके लोगों को ढूंढा, वॉलंटियर्स को ढूंढा, नए फ्रेंड्स बनाए, मदद मांगी। फिर थोड़ा जो कॉर्पोरेट के फ्रेंड्स थे उनके थ्रू मैं मोटिवेशनल स्पीकर टाइप मोटिवेशन करने लगी, जी। थोड़ा सा अपनी कहानी कह कह के, क्योंकि तब तक मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड, यमुना नदी में तैर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, कुछ यूनिक चीजें मेरी जिंदगी में जुड़ गई थी जिससे मैं लोगों को कह सकूं। एक यूनिक आइडेंटिटी थी, और जी। यू नो, एंड यू वर समवन हु वाज वॉकिंग द टॉक, Yes, सिर्फ बातें नहीं 2 कह रहे। लिम का रिकॉर्ड बना चुकी थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट्स जुड़ गए थे, वहाँ से अपनी फंडिंग रेज करी, और वहाँ से फिर मेरे ख्याल से दिल्ली आना वाज अ ग्रेट डिसीजन, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, बट आई कुड ओपन पाथ्स फॉर मैनी अदर people, federation, because openly started demanding the policies. And 2013 में मैंने चेन्नई से दिल्ली गाड़ी चला के एक और रिकॉर्ड बनाया, और जहाँ पे भी मेरी मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे मैंने पैरा स्पोर्ट्स के अवेयरनेस की बात करी, उसकी पॉलिसीज की बात करी। तो और मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी की जिद इस लेवल तक पहुंच जाती है तो यूनिवर्स भी फिर उसके रास्ते निकालना शुरू होता है। फिर 2014 आता है। 2014 was a big turning point. एक तो कंसेक्यूटिव एशियन रिकॉर्ड बना, और मेरा दूसरा एशियन मेडल आया। आई इम्प्रूव्ड माई डिस्टेंस, जो दुनिया कहने लगी थी 44 साल की हो रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो ये आया कि आदरणीय मोदी जी की चाय पे चर्चा का एक वो शुरू हुआ, उसमें उन्होंने कुछ महिलाओं से वार्तालाप रखी। अच्छा, It कहाँ हुआ था, कहाँ हो रहा था ये न्यू दिल्ली में बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो पहले हेडक्वार्टर्स थे, उसी के अंदर उन्होंने किया था। और बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था मैं किन से मतलब वो मेरी पहली मुलाकात थी मोदी जी के साथ। और उस दिन मुझे नहीं पता मेरे कहने से, लेकिन जो मैंने उस दिन उनसे कहा वो उनको याद रहा। मैंने उनसे क्या क्या बातें बोली आपने उनसे? जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे 2-3 चीज़ें बोली। पहली चीज़ मैंने ये बोली कि सर, जो ये बाकी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इन सब के खेलों को दुनिया जानती है। क्रिकेट को लोग जान रहे हैं, बॉक्सिंग को लोग जान रहे हैं, मतलब ओलंपिक स्पोर्ट्स, क्रिकेट स्पोर्ट्स, लेकिन पैरा को कोई नहीं जानता। मुझे कोई नहीं पहचानता। तो मेरी पहचान क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मैं वही तिरंगा लेके खेल रही हूँ, वही अर्जुन अवार्ड मैंने जीता है, वही देश के लिए मेडल मैं लेके आ रही हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब हम विदेश जाते हैं तो हम फिजिकली चैलेंज्ड, स्पेशली एबल्ड होते हैं। अपने हिंदुस्तान में तो हम अपाहिज और अपंगी रह गए। और जैसे ही उन्होंने कमान संभाली सरकार की, वो मुझे नज़र आने लगा। एकदम से नीति आयोग से जुड़ाव हुआ, अमिताभ कांत जी मिले, जो फाइलें लेके मैं पहले घूम रही थी, पॉलिसी बनाई है दूसरे देशों में, ये पॉलिसी है, एकदम से देखा टक 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 पॉलिसीज बनती चली गई। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पहली बार हमें एब्जॉर्ब किया गया, और एक प्रोसेस सेट होने लगा, और दिव्यांग शब्द का इजाद हुआ। यस, दैट वाज वो। उसका क्या इम्पोर्टेंस है, आप मेरे को बताइए। दिव्यांग शब्द का इम्पोर्टेंस फोकस है, उसमें सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, उसमें रिस्पेक्ट है, उसमें आपको एक इंक्लूजन की भावना मिलती है, तिरस्कृत भाव नहीं मिलता। और जब स्वयं प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इनकी एबिलिटी पे ध्यान दीजिए, ये दिव्यांग हैं, इनके अंदर दिव्य शक्ति है, क्योंकि जिस शरीर में हम जी रहे हैं वो कोई आसान काम नहीं है। तो एक जो रिस्पेक्ट की भावना उन्होंने जोड़ी, एक फोकस जो उन्होंने लोगों को दिया, एक शिफ्ट ऑफ नैरेटिव, शिफ्ट ऑफ परसेप्शन टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। और फिर आप देखिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आया, बेटी बचाओ बेटी। जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ था, मैं पानीपत में स्वयं दूरदर्शन के साथ मौजूद थी।
तो आप देखिए उनके उस दिन के बाद कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो, टीबी मुक्त भारत हो, स्वच्छ भारत हो, इलेक्शन कमीशन आयुक्त हो, उसके अंदर पोषण के बारे में हो, चाहे आपका एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हो, कोई ऐसा कैंपेन गवर्नमेंट का नहीं है जिसके हम फिट इंडिया कैंपेन हो, जिसके हम फेस नहीं बने, मैं अकेली नहीं और भी मेरे साथ के दिव्यांग खिलाड़ी भी, वो कभी भूले नहीं उस बात को वो नहीं भूले। और मन की बात में जब उन्होंने नाम लिया और हर मंच पे साथ रखा, और मुझे आज भी याद है कि ट्रांस स्टेडियम का इनॉग्रेशन था अहमदाबाद में, उधर एक भी महिला नहीं थी पूरे मंच पे सिवाय मेरे, और मेरी व्हीलचेयर स्वयं मोदी जी खुद चला के लेके गए। और उस लाइनअप में क्रिकेटर्स थे, पहलवान थे, ओलंपियंस थे, शूटर्स थे, और एक महिला खिलाड़ी थी जो व्हीलचेयर पे थी, जिसकी व्हीलचेयर स्वयं मोदी जी ने चला के मंच पे लेके गए। तो आप देखिए कितना बड़ा मैसेज जाता है कि ये खेल अब बराबर। हम तो कहते हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर पैरा स्पोर्ट्स के तो मोदी जी हैं। तो गवर्नमेंट का जब पॉलिसी में फोकस आता है, उसका आप नतीजा देखिए कि आजाद भारत में पहली बार एक महिला देश के लिए मेडल जीत के आती है। क्या बात है। मेरे को पता है, आपने ये बात बोली तो एक फोटो याद आती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक दिव्यांग के लिए ये क्या मायने रखता है? बहुत खूबसूरत। ये नवदीप का मेडल, और मेडल के गोल्ड मेडल की ये रिस्पेक्ट। शॉर्ट स्टेचर खिलाड़ी हैं, और उस दिन जब वो अपनी देश की मिट्टी के लिए एक स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगे को और जनगण मन को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खेलों के पटल पे एक खिलाड़ी जब वो करके आता है, तो उन्होंने स्वयं जमीन पर बैठकर कहा कि तुम्हारा कद मेरे से भी ऊंचा है। तो कितना सौभाग्य और कितनी बड़ी ये बात है। यही क्यों, ये तो आप नवदीप की बात कर रहे हैं, मुझे अपनी भी बात याद है कि हम लोग जब उनसे एक कार्यक्रम में मिले जी, और वो अब सबको धीरे धीरे मिलते हुए आ रहे थे, और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़े तो अक्सर लोगों को इतना प्रेम है प्रधानमंत्री से कि वो मेरे ऊपर से झुक झुक कर उनके साथ सेल्फी लेने के लिए या एक फ़ोटो में आने के लिए या उनका हाथ चूमने के लिए, पकड़ने के लिए। लेकिन जब वो मेरे ऊपर झुके तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने मेरी पीठ के ऊपर हाथ रख के कहा कि प्लीज़, उसकी पीठ पर अनेकों टाँके हैं, उसकी चोट है, आप उस पर मत। बताइए 140 करोड़ की लेकिन उनको ये भी याद है कि इसकी दिव्यांगता कहाँ है। तो फिर ऐसी सरकार में तो तरक्की होनी तो बिल्कुल ही कोई दो राय नहीं है इसमें। आपको उनसे जो की हुई बातचीत, जी, कुछ ऐसी चीज जो आपके दिल में रह गई और आप याद करते हैं? एनीथिंग दैट ही सेड? यही, बल्कि उनकी जेड सिक्योरिटी घबरा गई क्योंकि उन्होंने अपना स्थान छोड़कर मुझे कवर किया। तो मैंने, क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ और मैं सिक्योरिटी पॉइंट्स को समझती हूँ, जो चिंता उनके जेड सिक्योरिटी वालों के चेहरे से गुजरी कि प्रधानमंत्री अपनी लाइन छोड़ के इधर हो गए, एक वो भी बात। और एक बात कि जब वो मुझसे मिले, मैं जब मेडल लेके लौटी और उनके घर पे हम उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बहुत पॉजिटिविटी देती हो। और एक चीज़ और, जब मुझे पद्मश्री मिला जी, और राष्ट्रपति भवन में वो मेरी माता जी से मिले, अच्छा, तो उन्होंने मेरी माता जी को हाथ जोड़कर ये कहा कि धन्यवाद आपका देश को ऐसी बेटी देने के लिए। और ये मत समझिएगा कि ये जो पद्मश्री है इन्हें खेलों के लिए मिला है, खेलों के लिए तो इन्होंने मिला ही है, लेकिन जो बदलाव ये लाई हैं ये शायद उसके लिए ज़्यादा मिला है। तो एक प्रधानमंत्री का आपको ये कहना, और वो भी आपकी माँ से ये कहना कि, और जबकि वो बेटी जिसके लिए माँ ने कितने ताने सुने होंगे, उसके लिए ये शब्द सुनना, क्योंकि आपके घर एक बेटी हुई है और वो बेटी आपकी अपंग है, और बचपन में अपंग, फिर पूरी जिंदगी अपंग, फिर उसकी जो बेटी हुई वो भी अपंग।
उस माँ को अगर एक प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि थैंक यू एक बेटी देने के लिए, तो वो कितनी बड़ी बात है। And I think यही बात है कि when the right kind of people come together, Yes, you know, it's very important. the right kind of leader, the right kind of athletes, and the right kind of situation coming together, I the think, country begins to yes. change. Because see, when there संविधान में तो कब से लिखा है कि हम सब बराबर हैं, और बिल्डिंग कोड्स तो 1995 से हैं। जब तक इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू बी देयर, फर्स्ट टाइम डिसेबिलिटी एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, 21 disabilities have been recognized. Yes, And it has been brought under law as an act. absolutely. It's enforceable. It is enforceable. There is a disability commission who's going to listen to our outcry. It's going to listen to our needs. If it is in the paper में तो सब कुछ है ही ना। Accountability and execution कहाँ है? आप देखिए 200 करोड़ खर्चे गए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, पूरे देश का पहला ब्लू मोंडो ट्रैक दिव्यांग खेलों के लिए बनाया गया। इससे ज्यादा नैरेटिव कैसे चेंज होगा? Absolutely. मैं जानना चाहता हूँ ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो जी, है, जी। ये क्या है और इसका रियल इम्पैक्ट क्या रहा है, मेरे को थोड़ा बताइए आप। ये वो स्कीम है जो एक एथलीट को उसकी जो ट्रेनिंग है कस्टमाइज करने की लिबर्टी देता है। हर एथलीट यूनिक है, हर एथलीट की रिक्वायरमेंट अलग है, और आपका क्या स्पोर्ट है, आपके स्पोर्ट में ट्रेनिंग का क्या स्टेज है, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, डज योर बॉडी वर्क बेटर इन कोल्ड एनवायरनमेंट, डज योर बॉडी ट्रेन बेटर इन अ हॉट एनवायरनमेंट, डू यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ योर इंजरी मैनेजमेंट। आप जैसे कहते हैं ना स्पेसिफिक नीड, आप खाना बनाते हैं तो सब कुछ एक साथ नहीं डालते, हर चीज़ का एक वक्त होता है कि आप पहले कढ़ाई गर्म होगी, फिर उसमें तड़का लगेगा, फिर उसमें नमक डले। तो जैसे जैसे एक एथलीट की ज़रूरत पड़ती है जिस भी चीज़ की, और ख़ासकर मैं एक दिव्यांग एथलीट की बात करूँ तो प्रोस्थेटिक चाहिए, मेरे जैसी कोई एक अच्छी व्हील चेयर चाहिए। मैं अगर ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मुझे व्हील चेयर अटेंडेंट भी चाहिए, मुझे वहाँ पे अपने स्किल कोच के साथ इंजरी मैनेजमेंट कोच भी चाहिए, बॉडी में स्पाज़म आती है तो फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, और अगर मेरा डायपर भर जाता है कई बार यूरिन से, कई बार स्टूल से, तो एक नर्स मेड भी चाहिए जो मेरे को क्लीन कर दे, मेरा डायपर चेंज कर दे, मुझे दोबारा तैयार कर दे। दिस पावर ऑफ, एंड देन ऑफ कोर्स द कंफर्ट, बिकॉज somebody like me would want to train in a city where I have close ones around due to the dependability of my body requirement. जैसे हमारी अव्वल खिलाड़ी हैं शीतल देवी, उनके दोनों हाथ नहीं हैं, तो उनके साथ उनके फिजियोथेरेपिस्ट भी जाएंगे, उनके कोच भी जाएंगे। तो पहले क्या होता था, स्कीम में आपको सिर्फ एक ही इंसान ले जाने की लिबर्टी होती थी, लेकिन जिस बच्ची के हाथ नहीं है उसके साथ उसकी माँ भी जाएगी या उसकी बहन भी जाएगी, उसको तैयार करना है, कपड़े बदलने हैं, नहाना है, उसको अपने बाल बनाने हैं, चोटी बनानी है, तो अब उनकी माँ साथ जाती है, क्योंकि वो कस्टमाइजेशन आपकी एज पर यूनिक रिक्वायरमेंट्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आपको वो कंफर्ट, तो मतलब एक टेम्पलेट की तरह नहीं है, वो हर प्लेयर के हिसाब से यूनिक आइडेंटिफाइंग यूनिक नीड्स of an individual athlete and taking them to the, यही फर्क होता है जीत में और हार में। और उसका नतीजा दिखा 2024 पेरिस मैं बिल्कुल, आप देखिए कि 2016 में एक महिला का मेडल आता है, मेरा आया, और अगले 8 साल में 14 और मेडल जुड़ते हैं, 14 मेडल्स, 1:14। वाह, आप देखिए प्रोग्रेस। 1972 में मुरलीकांत पेटकर जी का पहला मेडल आता है, और 1972 से 2016 तक टोटल 48 साल में 12 मेडल आते हैं, लेकिन 8 साल के अंदर 2 पैरालंपिक्स में ही 48 मेडल आते हैं। वाह, क्या बात है। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद फोन करके आपको सराहते हैं,
जाने से पहले आपकी पीठ थपथपाते हैं, आने के बाद आपकी पीठ थपथपाते हैं, जमीन पर बैठ के आपका स्वागत करते हैं। पिछली सरकार और अब ये जो सरकार में इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच एंड एग्जीक्यूशन, आप क्या कहोगे, क्या चेंजेस? मैंने दोनों देखी हैं और मेरे ख्याल से मेरा स्ट्रगल या मेरी जर्नी ऑफ स्पोर्ट्स दोनों सरकारों में बराबर रही है ऑलमोस्ट। स्लो, स्लगिश, लैक ऑफ डिसीजन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, होगा, करेंगे, फाइल कहाँ रखी है, नो रिसर्च, नो साइंस। एक आधे स्टेट में यस मैं कहूँगी, थोड़ा बहुत हरियाणा में सिस्टम शुरू हो गया था, मैं उसको नहीं नकारूंगी, लेकिन ऑन अ वर्ल्ड लेवल, ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन एवरी नेशनल स्पोर्ट्स कोड का इम्प्लीमेंटेशन, और उसी की स्पीड अब आप देखिए 2014 के बाद, every policy is made, it is researched, and even now the national sports bill जो पास हुआ है उसके लिए पहले हर स्टेक होल्डर से ओपिनियन परामर्श किया गया, इनपुट्स लिए गए। इट इज नॉट कि रैंडमली वो रिलीज हो टॉप डाउन नहीं है, टॉप डाउन नहीं है, एवरीथिंग इज अ जन आंदोलन, एवरीथिंग इज फ्रॉम द ग्रास रूट, फ्रॉम द पर्सन, उधर से वो नीड्स को देखा जाता है और वहाँ से चाहे वो एथलीट हो, और ये ओपन पोर्टल्स हैं और आप जो लिखना चाहते हो सरकार को आप लिख सकते हो, and they are listening to it. मेरी तो ट्वीट्स का असर देखा है मैंने तो ट्विटर पे आप देखेंगे तो 2 लाइक होते हैं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बात होती है तो मैं उसका असर देखती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरी कही भी बात सुनी गई है। और एक ऐसा पल जहाँ पे ये देखा गया, मुझे याद है कि मैं बार बार ये कहती थी जब मैं अकेली औरत महिला खेलने जाती थी, मैं कहती हाउ कैन वी बिकम अ स्पोर्टिंग नेशन व्हेन वी आर नॉट इवन वर्किंग टुवर्ड्स द 50% ऑफ द मेडल्स, बिकॉज 50% इवेंट्स आर प्लेड बाय द विमेन। तो जब विमेन ही इकोसिस्टम में नहीं होंगी तो आप टॉप 5, टॉप 10 की रैंकिंग को आप दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। I remember I had written and I'd spoken about these things. लेकिन मुझे खुशी होती है कि जब एक समय ऐसा आता है कि जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं वो भी महिला हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी महिला हैं, खेलो इंडिया की जो हेड है वो भी महिला है, ओलंपिक पैरालंपिक दोनों की प्रेसिडेंट महिला हैं, और जो डायरेक्टर नाडा हैं वो भी महिला हैं। जब मैं प्रेसिडेंट थी पैरालंपिक कमेटी की, सुजाता चतुर्वेदी जी सेक्रेटरी थी जी। एकता जी खेलो इंडिया में थी, रितु जी नाडा में थी, पीटी उषा जी ओलंपिक कमेटी, दीपा मलिक ये कमेटी, श्री राधिका श्रीमन मैडम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑल मेजर पिलर्स ऑफ स्पोर्ट्स विमेन, चुन के उन्होंने विमेन। एंड जो आपकी ओलंपिक काउंसिल है वो विमेन है। और आप बोलिए ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल में मैंने किसको टेक ओवर किया? सचिन तेंदुलकर जी को। उनका टेन्योर खत्म हुआ, मुझे अपॉइंट किया गया। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप देखिए। अच्छा दीपा जी, अब मैं थोड़े आपको फोटोज दिखाता हूँ। बिल्कुल। अब फिर आप मुझे बताइए इससे जुड़ी क्या आपकी यादें हैं। दिस इज मोदी जी's tweet, happy to meet you. The entire nation salutes you for you and your achievements. ये जब हम रियो का मेडल, जो भारत का पहला महिला मेडल लेके, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे हमें न्योता दिया था, वहाँ पे ये पहली बार था कि एक पैरालंपिक खिलाड़ी को एक प्रधानमंत्री ने अपने घर बुलाया था। And who's this gentleman? And he's my husband. Oh, okay. So Colonel Malik. He is the biker. Yes. So बल्कि इसका एक और इंटरेस्टिंग वाकया है, या वो मैं अगर कोई प्रेसिडेंट हाउस की फोटो हुई तो मैं आपको नहीं अभी बता दीजिए, फिर मैं दिखा दूं। क्या आप दिखा लो, फिर मैं बाद में बताने वाला। अच्छा, ये एशियन पैरा गेम्स, ये भी एक जिद लगा हुआ टाइम था कि मुझे एक उम्मीद थी कि खेल रत्न मुझे प्राप्त होगा जब मैं 2016 का पहला महिला अक्रॉस एनी स्पोर्ट मेडल लेके लौटी थी।
लेकिन कहीं ना कहीं खेल रत्न मिस हो गया। तो मैंने एक बार दोबारा तैयारी करी और आई लॉस्ट माई फादर इन अप्रैल 2018 एंड द लास्ट कॉन्वर्सेशन आई हैड विद हिम इज बेटा खेल रत्न तो लेना है। And again, I channelized my energies. And this time, I had to prepare for discus and javelin. This was my third consecutive javelin medal and a new discus medal. And thanks to these two new Asian records, फिर मुझे खेल रत्न मिला। तो ये जब मैं एशियन पैरा गेम्स के मेडल लेके लौटी थी तब क्या बात आदरणीय है। मोदी जी के साथ। वाह। ये थोड़ा पुरानी है या पता नहीं, ये मैं अरे ये तो मेरी करोड़पति बनने वाली कहानी है। अच्छा, ये कहने को बताइए। तो मुझे केबीसी में भी न्योता मिला था लेकिन असली करोड़पति मैं इस पिक्चर में बनी थी क्योंकि मेरे सिल्वर मेडल के लिए आदरणीय मोदी जी ने मुझे जो हरियाणा सरकार का 4 करोड़ का जो प्राइस था ये वो चेक है जो मुझे वो प्राप्त चेक हुआ। है। जी 2016। हाँ 2016। अब ये क्या है? ये अब बड़ी अरे वाह मुझे खुद नहीं पता था मेरी इतनी अच्छी कलेक्शन है मोदी जी के साथ। ये है आज़ादी की अमृत महोत्सव कमेटी। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस कमेटी की मेंबर रही और इसका ये हमारी एक जो मीटिंग्स होती थी इंडिया एट 75 और अमृतकाल से। You were a part of the So I'm a part of the committee. committee. Yes, about 200 citizens of India are part of the committee, and I'm honored to be part of that committee. Absolutely. And गोपी चंद जी भी जी पुलेला गोपी चंद जी भी थे। जी जी बिल्कुल। जी हाँ, ये वो दायित्व जब बहुत शगुन के 111 मेडल लेके हम एशियन पैरा गेम से लौटे थे और मेरे पे दायित्व था प्रेसिडेंट होने का। जी तो इससे पहले वाले में हमने 73 मेडल जीते थे और इस वाले में हमने जो हम 2022 का 23 में हुआ था कोविड की वजह से, तो जब हम चाइना से लौटे तो हम ये मेडल तो जब 70 जीते थे तो टारगेट दिया था मोदी जी ने कि और बढ़ाओ? आई थिंक वो मेडल से ज़्यादा आपके हौसले और परफॉर्मेंस पे ज़्यादा उनका हमेशा तवज्जो रहता है कि जाओ खेलो, तुम वहाँ जा रहे हो, देश उसके लिए तुम पे गौरवान्वित है। बाकी प्रेशर नहीं लेना, मज़े से खेलना। और इसकी एक खूबी और थी कि इन खेलों में 40% मेडल महिलाओं ने जीते थे। वाह क्या बात, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। जी हाँ, ये वो पल है जब पापा अपने छोटे मेडल और अपनी साइड कैप लगा कर आए थे और क्या आई मिस हिम। ब्यूटीफुल मोमेंट। एयरपोर्ट पे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 5000 लोग एयरपोर्ट पे मेरा इंतज़ार करेंगे। और खूबसूरती की बात इतनी थी कि जब मैं इंडिया में लैंड करी तो 17 सितंबर था, मोदी जी का जन्मदिन था। जी क्या बात है। इतनी भीड़ लोगों ने आज तक क्रिकेटर्स के लिए ही देखी थी। जी जी और वो आई थिंक इज अ माइलस्टोन इन आवर नेशन बिकॉज़ हमारा माइंडसेट। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जी। तो दैट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट। Absolutely. इट्स अ वाटरशेड मोमेंट कि एक महिला मेडल जीत कर आती है पैरा खेलों में और उसका ऐसा भव्य स्वागत कि मंत्री भी थे, फौज भी थी, खिलाड़ी भी थे, बाइकर्स भी थे, लोग भी थे। मतलब ऐसा नज़ारा मैंने नहीं देखा पहले कभी। क्या बात। और ये क्या जर्नी रही है, बिकॉज शायद इसीलिए ऊपर वाले ने आपको कहा कि मैं तेरे को एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा शेयर ऑफ डाउट्स दूंगा ताकि तेरे अंदर कुछ और जागृत हो। इट्स अ वेरी यूनिक जर्नी। अभी कभी जैसे अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं अपनी कहानी कहती हूँ तो मुझे खुद ही नहीं भरोसा होता कि एक महिला की कहानी ऐसी कैसी हो सकती है। मतलब इतना एडवेंचर, इतना ड्रामा, इतने चैलेंजेस, इतनी अचीवमेंट्स और हर एक में पहला होना ग्लैमरस है, इट्स पॉपुलर, लेकिन पहले के लिए आपको आपके पास पद चिन्ह नहीं होते, आपके पास मार्गदर्शन नहीं होता, आपके पास कोई किसी की प्रेसिडेंस नहीं होती।
आपको खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी निकालना है, खुद ही पानी पीना है। और वो भी एक छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त लिए, तो कहाँ से ये शक्ति? इसके लिए तो कभी कभी मैं खुद भी सरप्राइज हो जाती हूँ। लेकिन फिर बहुत धन्यवाद देती हूँ टू ऑल दोज हु हैव बीन द विंड बीनीथ माय विंग्स। अलोन यू कैन नॉट अचीव, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड अलोन, लॉट ऑफ फैक्टर्स। और जैसी तैसी भी रही, कभी डिफंक्ट हुई, कभी वो बंद हुई, कभी मीडिया में नेगेटिव चर्चा में रही, लेकिन जैसी भी थी, वो कहते हैं ना, वो हमारी पैरालंपिक कमेटी भी चलती ही रही। तो धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने उसको संजोए रखा। इट वेंट थ्रू इट्स ओन अपहीवल्स, processes were not set, but today it is under the National Sports Code, it is stabilized, it has become athlete centric. अगर वो मंच ही नहीं होता, जैसा भी था, तो हम लोग कभी खेले नहीं होते। That's true. बिल्कुल। आप बहुत सारे लीडरशिप प्रोग्राम्स करती हैं, मोटिवेशनल टॉक्स देती हैं। When you look at our Prime Minister and you look at him as a leader, 3-4 वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बड़ी यूनिक है उनकी? जो उनका यूनिक है, दैट ही कनेक्ट्स विद पीपल हार्ट टू हार्ट। बिकॉज जो चीज़ दिल से जुड़ती है वो दिमाग पे असर करती है। तो उनकी जो वाणी है, उनकी जो भावना है, उनका जो लोगों से बात करने का ढंग है, या मुझे नहीं लगता वो कभी भाषण देते हैं, वो बात करते हैं और दिल से कही बात दिल तक आती है। जो मन की बात है वो सच में उनकी मन की बात होती है। एक ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ लीडर हु स्पीक्स एंड कंप्लीट्स व्हाट ही सेज। सो वो बहुत एक यूनिक उनकी क्वालिटी है। एक ही इज ऑलवेज ओपन टू लर्निंग and absorbing new ideas. Normally क्या होता है, लीडरशिप पोजीशन में लीडर्स जाके कहते हैं वी नो इट ऑल, कि अब हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। What I have learned from Modi ji is that he is on always a path of learning. And जो उनकी चौथी चीज़ जो मुझे और बहुत इंस्पायर करती है, और जो कि चाहे कितना भी वो ग्लोबल हो जाए, कितने मॉडर्न हो, कितने साइंटिफिक अचीवमेंट्स हों, लेकिन जो इंडियननेस है, जिसको हम भारतीय परंपरा, कल्चरल हेरिटेज, भारत के ब्रांड को या भारत की संस्कृति को जो उन्होंने ग्लोबल मैप पे रखा है, नाउ वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन। वो चेंज आपको दिखता है? बिल्कुल दिखता है। थोड़ा बताइए कैसे आपने वो चीज देखा जब बाहर के लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, और या इंडियंस की जो एक माइंडसेट? मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ अब्रॉड में, बहुत ज़्यादा, अपने काम के सिलसिले में, स्पीचेस के सिलसिले में। जी, आई हैव सीन द शिफ्ट। मैं आपको एक बहुत मतलब विदाउट ऑफेंडिंग एनीबडी, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पहले जब हम अब्रॉड खेलने जाया करते थे, ओह यू आर फ्रॉम इंडिया, Shahrukh Khan. Nothing to take away from Shahrukh Khan. I love him. I respect his art. But आज जब हम जाते हैं और कहते हैं, oh you're from India, Modi. That's the difference. पहले शायद हम अपनी पिक्चरों के लिए जाना चाहते थे, आज हम अपने भारत के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को एक पहचान दी। There is respect. And when people are talking to you now and when you're speaking as you're heard, मुझे साउथ एशियन रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया एशियन पैरालंपिक बोर्ड में, because they knew India can take the lead. Wow. They said that we want India to take the lead. People are looking up to India as in a leadership role. It's amazing. Yes. So you come from the army background. Yes, very proud of it. Yes. And Operation Sindoor has been one milestone in our nation, which has been game-changing. And as from a civilian standpoint, we feel that, it has had a huge impact on us as a nation, the way we look at ourselves. As an army wife, what is your point of view on
on the operation, and how do you think the army fraternity feels about it, and also how do people in general feel about it? I'm so blessed and proud that I am a third generation in the Indian Army. And also so proud the chief under whose able leadership it has been conducted is a course mate of my husband, General Dwivedi. And like I said, that we have a prime minister who listens to people, feels their pain, and is a man of his words. And Operation Sindoor is nothing but a reflection of that. Because just the fact that हमारे देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा एक वो फोटो हमने देखी नवविवाहिता की. आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर एक वो अश्योरेंस बन के आया है हमारे हिंदुस्तान की हर महिला के लिए और हर नागरिक के लिए, दैट वी आर सेफ इन इंडिया under the able leadership. That there is a government which is actually made by the people, for the people, and of the people. It is a reflection of a constitution which is not just wrapped up in a pages of a book, but we see the action on ground and the feeling and the essence of the constitution when we say it is for the people, by the people, of the people. That is where Operation Sindoor stands. And very recently, I was so honored that it was General Dwivedi who gifted me and put the badge of Operation Sindoor on my, and I received it from him, and it feels so proud. And also the lady officers who were there to give the first news of it are also very dear friends of mine. Absolutely proud. The Honorable Prime Minister has given us a vision of Viksit Bharat 2047. Ji. What is the role that Divyangs of Bharat will play in this vision? What do you think? The Divyangs of India are definitely an integral part of the country, of the community, of the voice of people. And I think irrespective of your caste, creed, religion, or your physicality, your body ability, the fact that you are the citizen of a country, you are duty bound to give back to the country. You are supposed to play your role in the country. Today we are all learned, we all have so much of exposure. I request everybody that the true definition of Viksit Bharat will come alive when we stop looking only at our rights and think about our duties towards a nation. Each one of us has to become a nation's building block. Today I can proudly say that there are many of fields where I have contributed in nation building. When everybody takes on that responsibility, and Divyangs are not somebody who are outside India or they are an exclusive community. They have to raise their voice in policy making. They have to give their suggestions. They have to participate, and especially when we have a government who's ready to listen, who's ready to make amendments, who's ready to make changes, who's ready to immediately put your request into action if it is valid and it is in national interest. So they can. And one appeal, Skill India is another vertical where every Divyang should go and take benefit from. Because unless आप कोई हुनर नहीं पैदा करेंगे अपने अंदर, तो आप contribute कैसे करेंगे? मैंने अपने अंदर हुनर पैदा किए कई सारे, तो मैं दे पाई. तो मेरा एक निवेदन है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ी सी अच्छी सोच. Dr. Deepa Malik, it was an absolute honor to be in conversation with you. Thank you. It was so full of wisdom, full of motivation. Thank you. Thank and you so much. great insights. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.